बड़ी खबर और सामने आ रही है। नाटो बैठक के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बात कही है। मैं ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। मुझे ईरान के खतरे की परवाह नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान पर एक तरफ ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी सेना और बड़ी तैयारी कर रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे और वो तस्वीरें उसी तैयारी की हैं। सेंटकॉम ने इन तस्वीरों को जारी किया है। इसमें अमेरिका के बड़े बड़े युद्धपोत समुद्री रास्ते में निगरानी कर रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका खुद की तैयारी कर रहा है ईरान के खिलाफ जंग में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात कर दिए। 20 से ज्यादा ये वॉरशिप अलग अलग समुद्री इलाकों में गश्त कर रहे हैं। सेंटकॉम का कहना है कि इनकी तैनाती का मकसद क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना है। दूसरी तरफ नाटो महासचिव ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। मार्क रूटे ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों के समर्थन में यूरोप से 5000 विमान उड़ान भर चुके हैं। मतलब बहुत साफ है, मतलब अमेरिका एक बार फिर से वॉर मोड में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर भी हमले की सीधी धमकी दी है। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को रोका गया तो अमेरिका फिर से नाकेबंदी लगा देगा। सवाल यह है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, क्योंकि कल रात की तस्वीरें बता रही हैं भीषण जंग यहां मिडिल ईस्ट में एस्केलेट हो रही है और उसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। कर्नल राठौर, जिस तरह से हम बात लगातार कर रहे हैं, ईरान बहुत कुछ गंवा चुका है। सैन्य शक्ति गंवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर गंवाया और जो समझौते हुए उसमें ज्यादातर शर्तें ऐसी थी जो कि ईरान के हक में थी। ईरान ने अपनी शर्तें मनवाई। बावजूद इसके एक बार फिर से ईरान युद्ध के मैदान में लगातार उकसा रहा है अमेरिका को आने के लिए भी और खुद भी कूद रहा है। चाहता क्या है ईरान, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए श्वेता, यहाँ पर 2-3 चीजें समझने वाली बात है। एक तो पहली बात है कि IRGC ने पॉलिटिकल लीडरशिप को साइडलाइन कर दिया है और IRGC मुस्तफा खामनेई के पूरे विश्वास पात्र हो गए। और तीसरी चीज ये है कि जो ये अली खामनेई के नमाज ये शोक चल रहा है, इसमें 2.5 करोड़ की जो इन्होंने इकट्ठा की है जनता, एक तरीके से ये मैंडेट मानते हैं कि ईरान जो है इनके अंडर में, इनके नेतृत्व में किसी तरीके की मुसीबत और हार्डशिप झेलने को तैयार है। अब यहाँ पर एक बात आती है, IRGC ने ये मान लिया है कि अमेरिका अपने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालना चाहता है। और अमेरिका, जैसा कि अभी अनुराग कह रहे थे कि 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अमेरिका थोड़ा झिझकता है यहाँ पर। और इस चीज से एक बात तो मान लीजिए कि ईरान ने जो युद्ध में खाड़ी के देशों में और अमेरिकन इंटरेस्ट को, इजराइल को खासा नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ अगर आप इसे ओवर एस्टिमेट करते हैं तो गलती है। और आप सही कह रही थी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के 14 पॉइंट ईरान के फेवर में थे और डोनाल्ड ट्रंप अब उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी आलोचना हुई वहां पर अमेरिका में कि ये क्या आपने कर दिया। तो मन से तो यही सोच रहे थे कैसे बाहर निकले और IRGC ने उनको एक मौका दे दिया कि वो वहां से निकल आए। ये है ईरान अपनी पोजीशन को ओवर एस्टिमेट कर रहा है और देश लेकिन अगर उसको बहुत दूसरे नजर से भी देखें जा रहा है। राठौर सर, अगर दूसरे नजर से भी देखें तो ईरान के पास विकल्प क्या है? मतलब अगर अमेरिका मारेगा तो अपने जनता के बीच में ये मैसेज तो देना ही पड़ेगा ना कि नहीं, वी आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑफ अमेरिका, और इसीलिए उसको भी रिटेलिएट करना जरूरी है। और इसीलिए अभी बातें जुबानी तौर पर हो रही हैं, कुछ हवाई हमलों की हो रही हैं, लेकिन ये किस शक्ल सूरत में आगे सामने आएगा, इन हमलों की तस्वीर ये देखने वाली बात है। संजीव जी, आपका रुख करें, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ईरान ने फोन पर समझौते की इच्छा जाहिर की थी। ईरान समझौता करने के लिए बेकरार था। वो समझौते का पालन करेंगे या नहीं, ये ट्रंप के लिए सवाल जरूर है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जरा सुनिए। But we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. संजीव श्रीवास्तव सर, आप समझ पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत तेज हमले करेंगे, फिर समझौते की बात भी कह देते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वही व्यक्ति हैं जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे नहीं साहब, डील की टेबल पर आइए, वहां पर भी उतावले थे, अब वॉर एस्केलेट करने के लिए उतावले हैं। समझ पा रहे हैं सर क्या बयानों के मायने डोनाल्ड ट्रंप के? जी, देखिए मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि यदि ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो अपने व्यवहार में जैसा व्यवहार करेगी उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा। यदि वो उन्हें एक मौका दिया गया था,
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, 14 पॉइंट्स के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जैसा कि राठौर साहब ने कहा कि उनके अपने हित के थे, और यदि उसका वो कमिटमेंट को फॉलो करते तो आज कहीं वो ज्यादा बेहतर स्थिति में होते। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फिर से डिसरप्शंस पैदा किए, 3 शिप्स को उन्होंने टारगेट किया और उसके बाद फिर से युद्ध शुरू हो गया। तो ये जो देखिए एमओयू है वो कंडीशनल है। वो अमेरिका इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि ये रेडिकलाइज्ड इस्लामिक रिजीम है और इसके व्यवहार में कभी भी नकारात्मकता आ सकती है, कभी भी हिंसात्मक हो सकता है, और जैसा वो व्यवहार करेगा उसी हिसाब से उसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा। मेरा ऐसा मानना है अनुराग जी कि देखिए ये जो सीज फायर है आगे भी बना रह सकता है, इस बात की संभावना है, क्योंकि दोनों पक्ष एक फुल फ्लेजेड वॉर में फिर से नहीं जाना चाहते। लेकिन ये जो डिसरप्शंस हैं, ये जो अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स हैं, ये जो हिकअप्स हैं, ये बीच बीच में आते रहेंगे और ये अल्टीमेटली इसी बात पर निर्भर करेगा कि इस्लामिक रिजीम का जो आगे का बिहेवियर कैसा होता है। मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं कि यदि उन्होंने अपने बिहेवियर में नकारात्मकता दिखाई, लगातार हिंसात्मक व्यवहार दिखाया, तो उसका भी हर्ष वही होगा जो सद्दाम हुसैन के रिजीम का हुआ था। और एक लंबे समय इसी बात आपसे समझना चाहूंगी, यानी कुल मिलाकर अगर हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहे कि अब जो सीज फायर टूटने की कगार पर है या टूट चुका है यूं कहें, तो इसके लिए ईरान जिम्मेदार है। यकीनन ये जो घटना हुई है श्वेता जी, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप्स हैं उनको टारगेट किया गया, और ये जो एमओयू में जो बातें कही गई थी उसका पूरी तरह से वायलेशन था। और वैसे भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान की इस्लामिक रिजीम जैसा अप्रोच दिखा रही है, वो उसे अपनी टेरिटरी बता रहे हैं। हम बताएंगे कि आप कौन सी शिप्स गुजरेगी, किस रास्ते से जाएगी, किस रास्ते से नहीं जाएगी। आखिर ये इस्लामिक रिजीम होती कौन है इसको तय करने वाली? ये तो इंटरनेशनली जो नेचुरली बिल्ट इंटरनेशनल वाटरवेज हैं, ये तो सभी के अधिकार में है। ये तो उसमें तो सभी को अधिकार होना चाहिए कि जैसे चाहे वहां पर मूव करें। तो ये जो पूरा ईरान का अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा एक हार्डलाइंड अप्रोच है। वो कहीं ज्यादा हार्डलाइंड है 28 फरवरी के पहले के अप्रोच से। और मेरा ऐसा मानना है कि ये गैर जिम्मेदाराना भी है। और ये यदि इसी तरीके का संभव है सर कि ईरान ये सोचता हो कि वो स्टैंड करेगा अमेरिका के साथ, तो फिर उसके पीछे जो 2 हिडन उसके सहयोगी हैं, चाइना और रशिया, उनके बारे में भी फिर जिक्र होता जरूर है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से जबरदस्त पलटवार सामने आया। हमलों के बीच ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरानी संसद के स्पीकर बाकीर गालिबाफ ने कहा कि वादे तोड़ने की कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। अमेरिका को जवाबी हमला झेलना पड़ेगा, ये गालिबाफ कह रहे हैं। मोहम्मद बाकीर गालिबाफ सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करके लिख रहे हैं वो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए क्या लिखा है, अमेरिका स्टिल हैजंट लर्न्ड दैट बुलिंग एंड ब्रेकिंग प्रोमिसेस आर नो लॉन्गर कॉस्ट फ्री, यानी कि ये कॉस्ट फ्री नहीं है, अब इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। तो कर्नल राठौर, ईरान का कहना है कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, जो हो रहा है अमेरिका की तरफ से हो रहा है, अमेरिका वादा खिलाफी कर रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए श्वेता, ऐसा है कि जुलाई के महीने में इन्होंने 5 बार शिपिंग पर हमला किया हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो ये गालिबाफ हैं, अरगाची हैं या पेजिशकियान हैं, पेजिशकियान उस दिन इराक में थे जब ये हमला शुरू हुआ। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट होती तो वो इंतज़ार करते कि राष्ट्रपति वापस आ जाएं। इन तीनों को जो है उनकी एग्जिस्टेंस आज IRGC के पास है। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि बड़े लीडरशिप पर टारगेटेड अटैक होंगे यूएस के, जैसे शुरुआत में हुए थे, क्योंकि IRGC की जो एक क्वेटरी बनी हुई है जो कि पावर कंट्रोल कर रही है, जिसका नाम और उनका पता होगा अमेरिका को, उनको ये टारगेट करके सीन से हटाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने पावर सीज कर रखी है और हो सकता है इसमें मुस्तफा अगर वो जिंदा है तो वो भी टारगेट पे आ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये चीज होगी। इसमें ईरान की गलती है। ये सारी चीज शुरू हुई है जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिविलियन शिपिंग के ऊपर हमला किया। और वो वर्चस्व की जंग जो है वो अब वॉर की शक्ल ले रही है। लेकिन संजीव सर, जब गालिबाफ ये कहें सोशल मीडिया पर कि हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे, अमेरिका को कीमत चुकानी पड़ेगी, तो सवाल यहीं से खड़ा होता है कि भाई जब अमेरिका पावरफुल है, जैसा राठौर सर बता रहे कि अमेरिका की कुवत क्या है, क्या सोचकर ईरान इस तरह के दावे कर रहा है और वो कर क्या सकता है? अगर वो कह रहा है कीमत चुकानी पड़ेगी तो वो किस तरह से अमेरिका को रिटेलिएट कर सकता है? देखिए अनुराग जी, ईरान की जो लीडरशिप है वो ऑब्वियसली वो एक ऐसी लीडरशिप है कि जिसमें आपस में ही
मतभेद के स्थितियां दिखाई देती हैं। सिविलियन लीडरशिप को साइडलाइन किया गया है और सिविलियन लीडरशिप के जो भी लीडर्स हैं, चाहे वो गालीवाफ हो, चाहे वो पेजेशिकियान हो, उनको IRGC के साथ सुर से सुर मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि वो ज्यादा कहीं कोई अलग स्टैंड लेंगे तो संभव है कि उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। और ये उसी तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं जो जैसे कि एक किसी मिलिट्री जो लीडरशिप में कोई राष्ट्र रहता है, पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है, तो वहां पर जो एक IRGC का जो एक दबदबा है, जो कंट्रोल है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और उसके साथ ये जो सिविलियन लीडरशिप है वो सिर्फ स्वर में स्वर मिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे स्पष्ट है अप्रोच इस इस्लामिक रिजीम का कि वो अमेरिका के साथ एक टकराव लेना चाहते हैं। और उनका जो अप्रोच है उसमें उनको इस बात का भी मुगालता है कि इस 28 फरवरी के बाद से उन्होंने जो भी रेसिस्टेंस किया है, जो भी अमेरिका के ऊपर हमले इत्यादि किए हैं वेस्ट एशिया में या इजराइल के ऊपर जो हमले किए हैं, उससे कहीं वो पावरफुल बन करके उभरे हैं। तो ये जो मुगालता है ये बेहतर हो कि वो समय रहते दूर कर लें, क्योंकि इसमें देखिए अनुराग जी, कोई दो राय नहीं है कि 28 फरवरी के बाद से लगभग 40 दिनों के चले युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सरफेस बेस्ड मिलिट्री एसेट्स को भारी क्षति पहुंचाई। और अब संजीव सर, ये तो एक पहलू है ना। मैं जाहिर बात है कि मैं ईरान का किसी तरह से समर्थन नहीं कर रहा हूं किसी भी फॉर्म में, बट ये है कि ये तो एक पहलू है, लेकिन 40 दिन तक इजराइल और अमेरिका के हमलों को झेल जाना, ये ईरान के लिए बड़ी जीत थी, जो ईरान के लोगों को ये बताती है कि नहीं, हम स्टैंड कर सकते हैं। 10 सेकंड में संजीव जी। मैं ये मानता हूं अनुराग जी कि ये जो इस्लामिक रिजीम का अप्रोच है वो एक आत्मघाती अप्रोच जैसा दिखाई देता है कि हम तो अपने आप को बर्बाद कर लेंगे और आपको भी बर्बाद करेंगे। इस तरीके की विनाशात्मक जो एक डिस्ट्रक्टिव सोच है वो इस रिजीम में दिखाई देती है। उनके पास मौके लगातार उन्हें दिए जा रहे हैं। 28 फरवरी के पहले भी नेगोशिएटिंग टेबल पर आने के बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर, उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं। एक रेडिकलाइज्ड लीडरशिप और लीडरशिप का बिखराव वहां पर नजर आ रहा है और इसीलिए वो जंग के मैदान में एक बार फिर से कूदने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इन हालातों को समझाया। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, इन हालातों पर नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट टाइम्स नाम नवभारत आप तक पहुंचाएगा। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।